हेलो एंड वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑफ यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल। ये लेक्चर चला हम लोग का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है ना, उसको कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो बाबू सुनो, दो तरीके हैं। एक बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी फंक्शन, ठीक है, और दूसरा बाय एलिमिनेटिंग arbitrary constant। मैंने उंगलियों का इस्तेमाल किया। दो चीजें, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, आर्बिट्ररी फंक्शन। एक बार आप आर्बिट्ररी कांस्टेंट को आप एलिमिनेट करके डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हो पार्शियल, और दूसरा आर्बिट्ररी फंक्शन को एलिमिनेट करके बनाया जा सकता है। यही है आज के क्लास का एजेंडा, कंस्ट्रक्शन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसको नोट करो। पहला हम लोग सीखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ पीडीई बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो मान लेते हैं, ठीक है, चलो, ए सिस्टम ऑफ ज्योमेट्रिकल सर्फेसेस ऑफ टू पैरामीटर्स इज गिवन बाय दिस। क्या बोला? A system of geometrical surfaces of two parameters is given by this। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है बाबू। ये क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन है। इसमें सिर्फ आपको x दिया है, y दिया है, z दिया है, दो अलग पैरामीटर्स a और b दिए हुए हैं, जो कि जिसको आप आर्बिट्ररी पैरामीटर्स बोलते हो। अंदर में ना तो p दिख रहा है ना तो q दिख रहा है, तो ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। अरे वही तो बनाना है हमको, कि आपको इक्वेशन दे देगा और वहां से बोलेगा कि उसका डिफरेंशियल इक्वेशन बताइए, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बताइए। तो मेरे पास एक इक्वेशन है, ठीक, इसमें दो पैरामीटर्स। अब हम पैरामीटर समझा चुके थे प्रीवियस लेक्चर में, दो बॉल्स इधर उधर डांस करा रहे थे, ठीक है। आर्बिट्ररी कांस्टेंट इसमें क्या है? ए और बी को आर्बिट्ररी कांस्टेंट बोलेंगे या आर्बिट्ररी पैरामीटर बोलेंगे, ठीक है। अब इसको एलिमिनेट करके कैसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना होता है, उसके कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं, उसका कुछ तरीका है। तो लिखो, स्टेप 1 लिखो, डिफरेंशिएट एफ ऑफ एक्स वाई जेड ए बी इज इक्वल टू 0 विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। पहला स्टेप में कि जो आपको इक्वेशन दिया रहेगा उसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है। तो मान लेते हैं जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो एफ एक्स प्लस पी टाइम्स एफ जेड इज इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। यहाँ पे p क्या है? डो जेड डो एक्स। एफ जेड क्या है? डो एफ डो जेड। एफ एक्स क्या है? डो एफ डो एक्स। ध्यान देते रहो, यही फॉर्मेट फॉलो करना है, एग्जांपल्स बताएंगे। पहला स्टेप में डिफरेंशिएट f विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो अब सुनो, ये वाला जो इक्वेशन को तुम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है y वाला टर्म तो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, वो डिलीट हो जाएगा। तो इसीलिए देखो, y वाला टर्म नहीं दिख रहा हमको, नहीं दिखेगा। क्यों दिखेगा? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे हो। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जब किसी एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करते हो तो बाकी सारे वेरिएबल्स को कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाता है। अब क्योंकि बाकी सारा वेरिएबल्स कांस्टेंट की तरह ट्रीटेड है, इसलिए x के रेस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव होगा y का 0। इसीलिए यहाँ पे तो p आ जाएगा, डो जेड डो x आएगा, डो f डो z आएगा, डो f डो x आएगा। क्लियर है? अब देखो, स्टेप 2 में डिफरेंशिएट f ऑफ एक्स वाई जेड ए बी इज इक्वल टू 0 विथ रेस्पेक्ट टू y। इसमें अब क्या करना है? y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले लेना है। तो यहाँ पे जो आपका रिलेशन आएगा एफ वाई प्लस क्यू टाइम्स एफ जेड इज इक्वल टू 0, क्यू इज इक्वल टू डो जेड डो वाई, एफ जेड इज इक्वल टू डो एफ डो जेड, और एफ वाई इज इक्वल टू डो एफ डो वाई। अब यहाँ पे फिर सेम कहानी,
कि y के रेस्पेक्ट में जब डेरिवेटिव ले रहे हो तो x वाले जितने टर्म्स हैं वो कांस्टेंट, तो x वाला टर्म तो दिखेगा ही नहीं, यहाँ पे दिख रहा है कहीं x वाला टर्म नहीं दिखेगा, तो कांस्टेंट हो गया, 0 हो गया। तो पहला इक्वेशन वो हो गया, पहला इक्वेशन एक्चुअली जो क्वेश्चन में दिया था वो, दूसरा इक्वेशन x के रेस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव करके जो इक्वेशन बना है वो, तीसरा y के रेस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव करके इक्वेशन बना है वो। अब क्या करना है, नेक्स्ट वी एलिमिनेट a b फ्रॉम 1 2 एंड 3 टू ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म दिस। बस आपको क्या करना है, 3 इक्वेशंस आपके पास बन चुके हैं। इक्वेशन नंबर 1 कौन सा, ये वाला जो आपको क्वेश्चन में दिया था, इसको नाम दिए इक्वेशन नंबर 1। x के रेस्पेक्ट में उस इक्वेशन को डेरिवेटिव लोगे तो नंबर 2 बनेगा, और y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लोगे तो नंबर 3 बनेगा। तो 1 2 और 3 मतलब 1 2 और 3 इस तीनों इक्वेशन से आपको a और b को एलिमिनेट करना है। तो जब आप एलिमिनेट करोगे तो आपका जो फॉर्म आएगा कुछ इस तरह का आएगा, f ऑफ x y z p q, खत्म। इसीलिए बोला गया ना यहाँ पे 2 वेरिएबल्स, ठीक। नेक्स्ट वी एलिमिनेट a b फ्रॉम 1 2 एंड 3 टू ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म f ऑफ x y z p q इज इक्वल टू 0। तो ये वाला जो इक्वेशन है ना, इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव इक्वेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ सरफेसेस गिवन बाय दिस। तो ये इक्वेशन आपको दिया था, इसका आपने पार्शियल डेरिवेटिव ये बना लिया, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये बना लिया, ठीक है। एग्जांपल देखो, कंस्ट्रक्ट द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। पहले यहाँ पे पहचानो कि इसमें है क्या, कि बाकी सारी चीजें ये सारी है क्या। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक। अब क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन को मैंने लिखा डिफरेंशिएटिंग वन इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको डिफरेंशिएट कर दो x के रेस्पेक्ट में। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव तो 0, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2 टाइम्स z माइनस सी और दो x ऑफ z माइनस सी हो जाएगा, ठीक है। और आर स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, ठीक। जब ऐसा किया आपने तो 2x लिखा, 2 टाइम्स z माइनस सी लिखा। अब इसको जब डेरिवेटिव लोगे z माइनस सी का, तो यहाँ पे तो सिर्फ 2z बाई 2x आएगा, क्योंकि c तो कांस्टेंट है तो वो तो 0 हो गया। तो बनेगा क्या इक्वेशन, 2x प्लस 2 टाइम्स z माइनस सी इंटू 2z 2x इज इक्वल टू 0। ये रहा पहला स्टेप। अगला स्टेप क्या करना है, वही इक्वेशन आपने लिखा है पहला वाला, उसको आप डिफरेंशिएट कर दो y के रेस्पेक्ट में। तो जब आपने y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिया है, देखो यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव इसका 0, खत्म। y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y लिखा, इसका डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में 2 टाइम्स z माइनस सी इंटू 2z 2y होगा, और r स्क्वायर का डेरिवेटिव 0। इसको फिर से सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिल जाएगा ये। तो यहां पे क्या लिखा, 2 टाइम 2 को कॉमन ले लो, 2 को कॉमन लिया क्या मिलेगा। यहां पे देखो ये वाला जो इक्वेशन है ना, ये पहले वाले इक्वेशन से आया था, ये वाला जो इक्वेशन ये दूसरे वाले इक्वेशन से आया। तो इसको देखो, समझो बात को समझो, थोड़ा भावनाओं को। ये जो चीज़ है ना, इसी को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके या थोड़ा शॉर्ट में, ये वाला जो इक्वेशन है इसको हम क्या लिख रहे हैं, 2x का 2x रहने दो, प्लस करो 2 टाइम्स z माइनस सी और 2z 2x क्या होता है, इसको p बोला जाता है, तो इसको हम p लिख दिया इज इक्वल टू 0 हो गया। कोई दिक्कत नहीं। यहां से जब आप 2 को कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा, x प्लस z माइनस सी इंटू पी इज इक्वल टू 0। 2 को भगा सकते हैं ना उधर, तो सिंपल क्या बन गया, x प्लस z माइनस सी इंटू पी इज इक्वल टू 0। क्लियर, वेरी गुड। उसी तरह से ये वाला जो इक्वेशन है इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो इसको हम लिख सकते हैं 2y प्लस 2z माइनस सी इंटू क्यू, इसको हम लिख देते हैं अलग से, 2y प्लस 2 टाइम्स z माइनस सी क्यू इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि p का मतलब होता है 2z 2x, q का मतलब होता है 2z 2y।
तो यहाँ से जब 2 को कांस्टेंट कॉमन लेंगे तब ये मिलेगा y प्लस जेड माइनस सी टाइम्स क्यू इज इक्वल टू 0। 2 को भगा दीजिए उधर या डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड, तो क्या मिलेगा y प्लस जेड माइनस सी क्यू इज इक्वल टू 0। बस ये वाला इक्वेशन आपको पहला इक्वेशन से मिला, ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन आपको सेकेंड वाले कंडीशन से मिला। मतलब जब आप y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिए तो ये मिला, x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिए तो ये मिल गया। वही दोनों इक्वेशन लिखा हुआ है यहाँ से। अब क्या करना है, आपका एक ही मकसद है, एलिमिनेट करना। तो यहाँ से देखो बउआ, z माइनस सी इज इक्वल टू समथिंग लिख सकते हैं, यहाँ से भी z माइनस सी इज इक्वल टू समथिंग लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमको z माइनस सी मिला है माइनस एक्स बाई पी, यहाँ से z माइनस सी मिला है माइनस वाई बाई क्यू। क्या करना है हमको, c तो नहीं चाहिए थे, c नहीं मांगता अपन को, c तो एलिमिनेट करना है ना, नहीं चाहिए हमको। तो z माइनस सी इज इक्वल टू ये भी होता है, z माइनस सी इज इक्वल टू ये भी होता है। इस दोनों कंडीशन से क्या बोल सकते हैं, माइनस एक्स बाई पी बराबर है माइनस वाई बाई क्यू के। दोनों को इक्वेट कर दिया, जब इक्वेट किया तो दोनों साइड माइनस माइनस हो गया, कैंसिल। अब इसको आप क्या कर सकते हो, फाइनली एक्स क्यू माइनस पी वाई इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सजा के लिखना है तो इस तरह से लिख सकते हैं, क्यू एक्स माइनस पी वाई इज इक्वल टू 0, या फिर x टाइम्स डो जेड डो वाई माइनस वाई टाइम्स डो जेड डो एक्स इज इक्वल टू 0। और ये बन गया है आपका नन्हा मुन्ना प्यारा सा आंसर। कुछ था क्वेश्चन में? कुछ नहीं था। स्टेप्स आपको याद रखने हैं, वही फॉलो करना है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। शो दैट, और पहले वीडियो पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए इसको, फिर आंसर मैच करिएगा। शो दैट द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज गिवन बाय दिस। आपको ये दिखाना है कि ये जो आप सरफेस है ना, क्या था ये, हम दिखाए थे ये सरफेस था। सरफेस बोले तो फैमिली ऑफ सरफेसेस, बोले तो स्फीयर था, ठीक है ना। ये क्या बता रहा है, फैमिली ऑफ कर्व्स, फैमिली ऑफ कर्व्स बोला गया है लेकिन एक्चुअली फैमिली ऑफ सरफेस है, मतलब स्फीयर है, गोल बलून या फिर बॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, जो भी हो, स्फीयर है ये, हम दिखाए थे आपको एनिमेशन में, ठीक है। उसी का डिफरेंशियल इक्वेशन ये होगा, आपको वो प्रूव करना है। तो सिंपल सा चीज है, ये इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स वाई जेड जो कुछ भी है ए बी इज इक्वल टू 0। क्या स्टेप्स है, पहला स्टेप कि इस इक्वेशन को पहले तुम अच्छे से लिखो, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो आपका आर्बिट्ररी, ध्यान रहे हम क्या बोले स्टार्टिंग में कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को दो तरीके से बनाया जा सकता है। एक बार आर्बिट्ररी कांस्टेंट अगर है उसको एलिमिनेट करके, और आर्बिट्ररी फंक्शन है तो उसको एलिमिनेट करके। यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट मेंशन नहीं था, आर्बिट्ररी मेंशन था। तो यहाँ पे आर्बिट्ररी का मतलब कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आपकी एक्चुअली ए बी और आर तीन कांस्टेंट आपको दिख रहे होंगे। आप आर को भी कांस्टेंट रीड कर रहे होंगे, हाँ कांस्टेंट ही है, लेकिन आर्बिट्ररी नहीं है, वो रेडियस है। किसी एक पर्टिकुलर स्फीयर के लिए वो फिक्स हो जाएगा, हो गया ना। तो याद करो जो लास्ट लेक्चर में हम आपको जो स्फीयर या फिर जो बॉल था वो जब डांस कर रहा था, तो जब डांस करते हुए क्या उसका रेडियस चेंज हो रहा था, क्या नहीं चेंज हो रहा था ना। रेडियस कितना था उसका, 4 यूनिट्स था। तो उतना साइज का ही बॉल इधर उधर डांस कर रहा है। तो जो इधर उधर डांस कर रहा है वो किसके बदौलत कर रहा है, कौन डिक्टेट कर रहा था, वो ए और बी डिक्टेट कर रहा था, ठीक। अगर यहाँ पे भी हम कुछ और पैरामीटर लगा देते, मतलब यहाँ पे के ए आर कुछ ऐसा कुछ कर देते, तब वहां पे भी पैरामीटर चेंज कर रहा था कि मतलब चेंज करते हुए उसका वो भी चेंज कर रहा है। आए समझ में? थोड़ा ट्राई करेंगे लेक्चर के लास्ट के कि चेंज करते हुए देखते हैं कि वैसा पॉसिबल एनिमेशन हो पाता है या नहीं हो पाता। लेकिन फिलहाल आप मान लीजिए कि ये मानना क्या, वो तो है ही कि ए और बी जो है वही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है। तो आपको इसको एलिमिनेट नहीं करना है। अगर डिफरेंशिएट करने में ये गायब हो जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। आपको फाइनल इक्वेशन में जो आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा उसमें ए और बी नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, इसको इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दिया x के रेस्पेक्ट में। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2 टाइम्स x माइनस ए, और x माइनस ए का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में क्या होगा, 1, इसलिए यहाँ पे लिखा है।
इसका डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में निकालना है, लेकिन पहले तो चेन रूल लगाओगे ना, तो चेन रूल लगाओगे भी तो फिर क्या मिलेगा, वो तो डो वाई डो एक्स जीरो हो जाएगा, तो पूरा मल्टीप्लाई करोगे इसको जीरो बन गया। तो इसका डेरिवेटिव हो गया ये, इसका डेरिवेटिव हो गया जीरो, इसका डेरिवेटिव क्या बोल सकते हो, सिर्फ 2z तो नहीं लिख सकते। सुनो, बहुत लोग को इसमें भी कंफ्यूजन होगा कि अगर आपका z स्क्वायर है, इसको हम बोले कि इस फंक्शन का आप डेरिवेटिव निकालिए x के रेस्पेक्ट में, तो आप क्या करेगा, आप लिखेंगे डो x ऑफ z स्क्वायर। अब गलती से भी इसको इज इक्वल टू जीरो मत कर देना, क्योंकि बोलोगे सर यहाँ पे तो x के रेस्पेक्ट में करना है, बाकी सारे वेरिएबल्स तो कांस्टेंट। बाबू z जो है वो सिर्फ एक वेरिएबल का फंक्शन नहीं है, इसमें x भी है, इसमें y भी है। तो अगर बाय चांस z x का फंक्शन नहीं होता तब हम उसको जीरो कर सकते थे, लेकिन z जो है ये क्या है, ये तो x और y का फंक्शन है ना, तो इसको तो जीरो नहीं कर सकते, कांस्टेंट नहीं है, या कोई और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कोई अलग वेरिएबल तो नहीं है, इसीलिए जीरो नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या करेंगे, चेन रूल लगाएंगे। अगर आप z स्क्वायर कर रहे हो तो पहले z के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लो, तो यहाँ पे कर दीजिए डो z ऑफ z स्क्वायर कर दिए, मल्टीप्लाई करना है किसके साथ में, डो z डो x के साथ में। इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 2z होता है। इसका डेरिवेटिव क्या होता है आप जानते हो, तो ये डेरिवेटिव है डो z डो x को क्या बोलते हैं, अरे p बोलते हैं, तो हो गया। तो यहाँ लिखा क्या 2zp, समझ में आया ना, तो ये हो गया इज इक्वल टू जीरो। ठीक, अब क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले लो। तो जब y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लोगे तो ये तो गायब, उसी तरह से ये स्टोरी क्या हो जाएगी, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2 टाइम्स y माइनस बी, और y माइनस बी का y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1। आ रहा है समझ में, हमको पता है ये भी नहीं आ रहा होगा बहुत लोगों को। y माइनस बी इसका होल स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव लेना है आपको y के रेस्पेक्ट में, तो क्या करोगे, इसका डेरिवेटिव लो डो y ऑफ y माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक तो ऐसा गधा विनोद वाला तरीका है कि आप पूरी तरह से इसको एक्सपैंड कर दो और इंडिविजुअली आप डेरिवेटिव लो, लेकिन अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट और इंटेलिजेंट होंगे दिल्ली वाले, तो आप क्या करेंगे, इसको आप डेरिवेटिव लेंगे डो y माइनस बी इसके रेस्पेक्ट में, किसका, y माइनस बी का होल स्क्वायर। आए समझ में, और फिर इसका डेरिवेटिव आप लेंगे किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे आप कर दीजिएगा डो y, क्या करते हो भाई, डो y ऑफ y माइनस बी। इसका डेरिवेटिव क्या, इसका बोलोगे सर ये 2 ऑफ y माइनस बी, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो लिख दो 1, तो 2 टाइम्स y माइनस बी। बात आ गई समझ में, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, फैंटा बन सकते हो, तो आप फैंटा बन करके इसको एक्सपैंड करके आप कर सकते हो, या फिर दिल्लियों वाले मतलब दिल्ली वाले की तरह आप इस तरह से कर सकते हो। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये पता चल चुका है y x के रेस्पेक्ट में आपने डेरिवेटिव ले लिया, तो आपका ये डिफरेंशियल इक्वेशन ये बना, y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिया तब ये बना, ठीक है, क्योंकि आपके y के रेस्पेक्ट में के था ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये तो हो गया 2 टाइम्स y माइनस बी, तो लिखा 2 टाइम्स y माइनस बी। अब इसका डेरिवेटिव क्या था, इसका y के रेस्पेक्ट में करना है, तो बोलो, अरे वही चीज करेंगे ना, यहाँ पे z स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव आपको y के रेस्पेक्ट में करना है। डायरेक्ट होगा क्या, नहीं होगा, चेन रूल लगाना होगा, डो z ऑफ z स्क्वायर इंटू डो z बाई डो y। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2z और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा q। बुझली, ओके, कर दिया इधर 2 टाइम्स y माइनस बी प्लस 2 टाइम्स z q इज इक्वल टू 0। वेरी गुड, दो इक्वेशंस हैं आपके पास, 2 टाइम्स x माइनस ए इज इक्वल टू ये, और 2 टाइम्स इज इक्वल टू ये। देखो क्या किया, ये वाला इक्वेशन है ना, तो इसको राइट हैंड साइड में फेंक दो, इसको भी राइट हैंड साइड में फेंक दो। ठीक, अब क्या करेंगे, यहां से आप x माइनस ए इज इक्वल टू निकालो माइनस पी जेड, यहां से y माइनस बी निकालो माइनस क्यू जेड। समझ में आया ना कैसे कर रहे हो, 2 काट दो और x माइनस ए इज इक्वल टू ये लिख दो, 2 काट दो ना, काटने में तो मजा आता है, काट दो 2 काट दो, y माइनस बी इज इक्वल टू माइनस क्यू जेड हो गया। दो अलग अलग चीजें,
अब क्या करना चाहिए बाबू? प्रीवियस क्वेश्चन में आपको समथिंग इज इक्वल टू समथिंग मिला था, समथिंग इज इक्वल टू समथिंग मिला था, दोनों सेम मिल गया तो कर दिया था इक्वेट। यहां पे तो इक्वेट नहीं कर सकते, यहां पे हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन। तो पहले वाले से हम लोगों ने क्या सीखा कि एक चीज दूसरे के बराबर आ रहा है और दूसरा चीज भी सेम वाले के बराबर आ रहा है, तो इक्वेट कर दो, एलिमिनेट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको इक्वेट नहीं करना है, इक्वेट नहीं, यहां पे क्या करना है? सब्स्टिट्यूट करना है। मकसद एक ही है, लक्ष्य आपका एक ही है, एग्जाम क्रैक करना। अब चाहे आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, कैसे भी पढ़ रहे हो, आपका क्या तरीका है। तो उसी तरह से पहला वाला जो आपका था उसमें मैंने इक्वेट किया था, इस वाले क्वेश्चन में डिमांड ही है क्वेश्चन का, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। अब आपको x माइनस ए की जगह पे माइनस पी जेड दिखा और y माइनस पी बी की जगह माइनस क्यू जेड दिखा, तो क्या करोगे? मेन जो इक्वेशन है ना उस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। आपका मेन इक्वेशन क्या था? आपका था यहाँ पे इक्वेशन x माइनस ए होल स्क्वायर y माइनस बी होल स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अरे तो x माइनस ए की जगह बैठा दो जो आया, y माइनस बी की जगह बैठा दो जो आया, और बाकी सब तो रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो कर दिया, यहां पे करो माइनस पी जेड का होल स्क्वायर माइनस क्यू जेड का होल स्क्वायर, जेड स्क्वायर के जेड स्क्वायर, आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करोगे तो पी स्क्वायर जेड स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और जेड स्क्वायर यहाँ पे कॉमन ले लोगे तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया है आपका आंसर। आए समझ में? दो अलग अलग तरीका सिखा दिए और कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। अब आपको एक ही चीज करना है, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। क्या? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को कैसे बनाते हैं, या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस यूजिंग एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। क्लियर? पूरी तरह से क्लियर? ओके। एक और नोट करने वाली बात यही थी कि बहुत लोग कंफ्यूज्ड रहते हैं कि यहां पे सर आर भी तो कांस्टेंट है। अरे बाबू, आर कांस्टेंट है, मानते हैं, किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, किसी एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क के लिए, लेकिन पैरामीटर्स आपके ए और बी हैं। तो आप उसको ऐसा, टू बी मोर स्पेसिफिक, कई किताब में लिखा रहता है बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, वो भी सही है, लेकिन आप याद रखो क्या? बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी पैरामीटर्स। यहाँ पे आर आपका पैरामीटर नहीं है, वो रेडियस है, वो पर्टिकुलर, वो जो गोला था पिंक कलर का लास्ट लेक्चर में जो दिखाए थे वो फिक्स्ड था। ऐसा नहीं था कि आप इधर उधर गोला को बजा रहे हो तो उसका रेडियस छोटा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है, बड़ा नहीं हो रहा था ना। वो रेडियस उतना ही था, उतना ही बड़ा गोला इधर उधर मूव कर रहा था, लेकिन मूव किसके कारण से कर रहा था? वो इस दो पैरामीटर के कारण से कर रहा था। तो इसलिए प्लीज फॉर गॉड सेक आप ध्यान रखें कि जब भी आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना आया कंस्ट्रक्शन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस यूजिंग आर्बिट्ररी पैरामीटर्स, तो आप सिर्फ और सिर्फ आर्बिट्ररी पैरामीटर्स को ही एलिमिनेट करेंगे, आर स्क्वायर को एलिमिनेट नहीं करेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जर्नी जो हमारी है आर्बिट्ररी इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने की, वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी फंक्शन। नोट करो इसको जल्दी से। ए सिस्टम ऑफ ज्योमेट्रिकल सर्फेसेस इज गिवन बाय द इक्वेशन z इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x और y। ठीक? Above equation is also called explicit representation of surfaces। मैंने आपको सिखाया था पिछले लेक्चर में, इसीलिए surfaces वाले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था कि implicit तरीका भी होता है और explicit तरीका भी होता है। तो ये है आपका explicit way of writing any equation, कि आप z को x और y के टर्म्स में लिख पा रहे हो। ठीक है? ओके, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। फाइंड द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स z is equal to some function of x square plus y square where f is any arbitrary function। यहां पे f क्या हो गया? f एक arbitrary function है, मानना ही पड़ेगा, और मानोगे, कुछ कर नहीं सकते। f ही एक arbitrary function है, आपको f को एलिमिनेट करना है। ठीक है? तो यहां पे क्वेश्चन थोड़ा सा देखने से अटपटा लग रहा है, सर क्या लिख दियो? z is equal to f of x square plus y square। सर कहने का क्या मतलब है? यहां पे बस आपको f को एलिमिनेट करना है। तो जब भी इस तरह का सवाल आए ना,
f के अंदर कुछ लिखा हुआ या फिर जो आर्बिट्री फंक्शन जिससे आप रिप्रेजेंट कर रहे हो उसके अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ, रूल ये है कि आपको उसको कुछ एज्यूम कर लेना पड़ेगा, कुछ और मान लो, कुछ वेरिएबल मान लो। तो मैंने क्या एज्यूम किया कि u इज इक्वल टू इसके अंदर जो कुछ भी है ना इसको मान लेते हैं, ठीक है चलो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान है u, ठीक है। तो अब क्या बोल सकते हैं कि z को हम बोल सकते हैं u का फंक्शन, यहां पे z f का फंक्शन, z जो था वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को फंक्शन f फंक्शन था, यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मान लिया मैंने u, तो हम बोल सकते हैं z इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ u। वेरी गुड। पहला रूल क्या था कि आप उसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, तो डो z बाई डो एक्स कर दिए। जब आप डो z बाई डो एक्स करोगे तब क्या लिखोगे, डो एक्स ऑफ f ऑफ u आएगा। अब सुन लो मेरी बात कि यहां पे डो z बाई डो एक्स को आप मान क्या होता है, डो z बाई डो एक्स का मतलब होता है p, लेकिन जब आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो तो क्या आप डायरेक्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। सुन लो, गौर से सुनो इसको कि z जो है आपने माना कि ये किसका फंक्शन है, u का फंक्शन है, और इसको आप x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव इसका लेना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, आप फाइंड करोगे डो z डो x, और इधर भी आप डेरिवेटिव ले लोगे डो एक्स ऑफ f ऑफ u। तो क्या ये डायरेक्ट पॉसिबल है, नहीं, यहां पे क्या करना पड़ेगा, हमको चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो डो z डो x के जगह पे हम लिख देंगे p और इसको हम लगा देंगे चेन रूल, तो क्या बन जाएगा ये डो u ऑफ f ऑफ u, ठीक, और यह क्या बन जाएगा डो u बाई डो x, बस खेल खत्म। तो ये वो जो चीज है इसको आप लिख सकते हो f डैश ऑफ u, कोई दिक्कत ही नहीं है ना, f डैश तो लिख ही सकते हैं, डो एक्स ऑफ f ऑफ x क्या होता है, या डी डी एक्स ऑफ f ऑफ x क्या होता है, f डैश x होता है। तो यहाँ पे हम f डैश u लिखे हैं और इसको हम लिख दिए हैं क्या, डो u डो x। तो इस डो u डो x को आप ux भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हम अभी फिलहाल यही रखे हैं, डो u डो x ही रखे हैं, तो इसको आप रहने दीजिए, डो u डो x रखें। इसको आप ux भी, अगर ux लिखा है ना तो इसका मतलब क्या है कि इसका डेरिवेटिव लिया गया है x के रेस्पेक्ट में। तो आप वैसे भी नोटेशन कर सकते हो, लेकिन फिलहाल कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं, इतना ही छोड़ देते हैं। अब देखो ये वाला जो एक्सप्रेशन आपने मिला है p इज इक्वल टू एफ डैश यू इंटू डो यू डो एक्स, अब क्या करेंगे, p इज इक्वल टू लिख दिया मैंने एफ डैश यू और डो एक्स ऑफ u, इसको आप फाइंड करना है, क्योंकि u जो है फिर और फंक्शन है किसका, u का मतलब ही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जब आप इसको डालोगे u के जगह पे तो आपको क्या मिल जाएगा, एफ डैश यू इंटू डो एक्स ऑफ u के जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव लोगे x के रेस्पेक्ट में तो हो जाएगा 2x, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल गया 2 टाइम्स x एफ डैश यू। तो यहां पे आपको एफ डैश यू क्या मिला है, p बाई 2x। और ध्यान रहे कि यहां आपका मकसद क्या होना चाहिए, आपको कहां पे नजर होना चाहिए कि f हमको इक्वेशन में नहीं मांगता, इसीलिए हम f इज इक्वल टू समथिंग निकाल देंगे और उसको लास्ट में डिलीट मार देंगे, ठीक है। तो ये पूरी प्रक्रिया करने का एक ही पर्पस है कि आपको f इज इक्वल टू समथिंग करना है। तो आप डायरेक्टली f इज इक्वल टू समथिंग तो नहीं कर सकते, उसका डेरिवेटिव के टर्म्स में आप लिख सकते हो। तो क्या किया मैंने, f डैश u को लिख दिया है p डिवाइडेड बाय 2x, ठीक। जो प्रक्रिया आपने x के रेस्पेक्ट में की, सेम प्रक्रिया आपको y के रेस्पेक्ट में दोहरानी है। तो z इज इक्वल टू f ऑफ u होता है, डो z बाई डो y निकालोगे तो f डैश u आएगा और डो u डो y आएगा। फिर इसके जगह हम q लिखे, f डैश u के जगह f डैश u है, डो y ऑफ u के जगह पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में क्या होता है, 2y होता है। तो यहां से फिर से आपको क्या पता चल गया, f डैश u क्या मिला, q बाई 2y। तो आपके पास दो इक्वेशन है, f डैश u का मान है fp बाई 2x, f डैश u का मान है q बाई 2y। अब आपको कुछ और बताने की जरूरत है, इक्वेशन जब सेम आ रहा है, इसका मान ये, इसका मान भी वही, तो जाहिर सी बात है दोनों सेम बराबर होंगे। क्या करना है अगला स्टेप, दोनों को कर देना है बराबर। तो जैसे आपने दोनों को कर दिया है बराबर, f हो गया है गायब और हो गया है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन रेडी। कुछ था, कुछ भी नहीं था। अगला सवाल देखिए, फाइंड द पार्शियल, वीडियो पॉज करो फिर सॉल्व करो खुद से, मजा आएगा। फाइंड द क्या है, partial differential equation of the family of curves z is equal to x plus y into f of x square minus y square where f is an arbitrary function। तो तरीका क्या बताए थे, जो आपका आर्बिट्री फंक्शन कौन है,
f है। बोल ही दिया, अरे क्वेश्चन में बोल दिया, तो क्या करना होता है, उस आर्बिट्री फंक्शन को गायब करना होता है। तो हमको तो f नहीं मांगता, जो मेरा फाइनल आंसर आएगा उसमें हमको f नहीं चाहिए। जब नहीं चाहिए तो क्या तरीका बताए, तो रूल क्या था, f के अंदर जो बक्सा में है उसको कुछ मान लो। तो यहाँ पे हम ये कोई क्वेश्चन लिखे, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे f ऑफ समथिंग बक्सा के अंदर है ना, तो इसको u इज इक्वल टू समथिंग आप मान लो। तो जैसे आपने माना तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई टाइम्स एफ ऑफ u हो गया। वेरी गुड। फिर क्या तरीका है, z इज इक्वल टू लिख ही दिए हो ना, एक बार x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे, एक बार y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे, फिर अगर इक्वल आ जा रहा है इक्वेट कर देंगे, नहीं आ रहा तो सब्सटीट्यूट कर देंगे। यही तो करना होता है और कुछ नहीं करना होता है। तो यहाँ पे इस वाले इक्वेशन को आप x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले लिए, तो डो जेड डो एक्स हो गया। प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। तो याद करो वो दिन जब बचपन में हम लोग सीखते थे प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। तो जब भी मान लेते हैं डेरिवेटिव आपको निकालना रहा, सपोज मान लेते हैं डो एक्स ऑफ u और v, क्या होता है ये, बोलोगे सर u इंटू डी वी डी एक्स होता है और v इंटू डी यू डी एक्स होता है। यही तो करना होता है कि दो अलग अलग फंक्शंस हैं, उसका प्रोडक्ट है तो उसका डेरिवेटिव ऐसे निकाला जाता है। तो यहाँ पे फंक्शन है ना अलग अलग, तो देखो यहाँ पे इसको आप x के रेस्पेक्ट में निकालना है। z क्या दिया हुआ है, z दिया हुआ है आपको x प्लस वाई, ये एक अलग फंक्शन हो गया, और f ऑफ u ये एक अलग फंक्शन हो गया। प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, रूल सेम रहेगा आपका। क्या करेंगे, x के रेस्पेक्ट में करना है ना, तो लिख दिया मैंने डो जेड डो एक्स इज इक्वल टू, क्या है रूल, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन ये मान लिया, तो इसको मान लो फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। और डेरिवेटिव कौन सा डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक, लिख डालो डो जेड बाई डो एक्स के जगह पे p लिखने में कोई शर्म है क्या, कोई शर्म तो नहीं होनी चाहिए। x प्लस वाई का अलग तो इसको छोड़ ही दो, क्या हम इसको डायरेक्ट लिख सकते, नहीं लिख सकते, चेन रूल लगाना पड़ेगा। u का फंक्शन है ना, तो पहले u के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लो और u का डेरिवेटिव ले लो x के रेस्पेक्ट में। तो इसके जगह क्या हो जाएगा, यहां पे हम लिख देंगे f डैश u इंटू डो यू डो x, कोई दिक्कत ही नहीं है, प्लस f ऑफ u का f ऑफ u रह जाएगा, और x प्लस वाई का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में करोगे तो x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, y का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, 1 प्लस 0 मतलब तो 1, तो इधर तो 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब p को आप क्या लिख सकते हो, फाइनली ये हो गया x प्लस वाई इंटू एफ डैश यू इंटू डो यू डो एक्स इंटू डो यू डो एक्स, डो यू डो एक्स प्लस एफ ऑफ यू। वही चीज तो इधर लिखा हुआ है, देखो वही चीज आया इधर, क्या है, मिला मिला मिला। p इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एफ डैश यू इंटू डो यू डो एक्स प्लस एफ ऑफ यू। क्लियर है, बहुत अच्छे। डो जेड डो वाई इज इक्वल टू आप इस तरह से भी लिख सकते हो, डायरेक्ट लिख दिया कि अगर आप इस वाले चीज को लिख सकते हो, मतलब ये, तो आप y के रेस्पेक्ट में तो वही करना है ना, तो आप पूरा दिखाओ और आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा q इज इक्वल टू समथिंग लाइक दिस। p आ गया आपका ये, q आ गया आपका ये, आई होप ये समझ में आ गया होगा। ये आया है तो ऑब्वियसली ये आया ही होगा, कुछ है क्या, कुछ नहीं है। तो p आ गया, q आ गया, अब क्या करना चाहिए, अब देखिए p है आपके पास x प्लस वाई एफ डैश यू डो यू डो एक्स प्लस एफ ऑफ यू। p इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एफ डैश यू इंटू डो एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एफ ऑफ यू। फिर क्या बताए थे, यहाँ पे डो यू डो एक्स निकलेगा, डो यू डो वाई भी निकलेगा, तो हम निकाल लेते हैं ना, डो यू डो एक्स मतलब डो एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को आपने यू माना था। तो फिर यहाँ पे जो सब्सटीट्यूट करोगे वगैरह वगैरह फलाना डिम का, तो y माइनस एफ ऑफ यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एफ डैश यू 2x आ गया। क्या है, कैसे आया ये, अरे इसी चीज से देखो, यहाँ वाला जो एक्सप्रेशन है ना, इसी एक्सप्रेशन में हम और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो आप जितनी मर्जी, जितना नीचे लेवल पे आप सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना आप कर डालो। तो यहाँ पे x को और क्या सिंप्लीफाई करोगे, y को और क्या सिंप्लीफाई करोगे, f डैश u को और क्या सिंप्लीफाई करोगे, वो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। लेकिन डो यू डो एक्स हमारा निकल सकता है, क्यों, क्योंकि हमको पता है
u का मतलब होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसका भी डेरिवेटिव निकालना है x के रेस्पेक्ट में। तो फाइनली जब आप इसको सॉल्व करोगे तब आपको फाइनली ये वाला मिलेगा, ठीक है। उसमें से f ऑफ u को आप इधर ले लो तो मिल गया क्या, p माइनस एफ ऑफ यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एफ डैश यू इंटू 2x। सेम चीज आप क्या करोगे, x के रेस्पेक्ट में इधर करना है। किधर गया, कोথায় গেছে, मिल जा सिम सिम। ओके देखो q इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एफ डैश यू इंटू डो यू डो वाई प्लस एफ ऑफ यू है ना। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, u को पुट करो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव ले लो, ठीक है। तो इसका जब डेरिवेटिव लोगे तो क्या होगा, माइनस 2y होगा, और एफ ऑफ यू तो इधर चला गया, तो p माइनस एफ ऑफ यू आपका ये आया था, q माइनस एफ ऑफ यू आपका ये आया है। अब क्या करना है, अब आप देखो कि क्या कर सकते हैं हम, ऐसा क्या कर सकते हैं, यहां पे आपका प्रोडक्ट्स है। तो अगर सोचो, तुम ही सोचो थोड़ा सा कि अगर हम प्लस माइनस अगर हम करेंगे तो ठीक है, चलो हम एफ ऑफ यू को तो डिलीट कर देंगे, एफ ऑफ यू को तो डिलीट कर देंगे प्लस माइनस अगर करेंगे तो, लेकिन एफ डैश यू तो फिर भी रह जाएगा। तो एफ डैश यू को गायब करने के लिए सबसे आसान और सिंपल सटीक सा तरीका यह है कि आप डिवाइड कर दीजिए ना, एफ डैश यू तो कैंसिल होना ही है, उसके बाद फिर हम लोग बाद में एफ ऑफ एफ को देखेंगे, ठीक है। तो देखो यहां पे क्या हो गया, p माइनस एफ ऑफ यू लिखा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एफ डैश यू इंटू 2x, q माइनस एफ ऑफ यू लिखा एक्स प्लस वाई इंटू एफ डैश यू इंटू माइनस 2y। जो कुछ भी कट छट सकता है आप काट डालो। तो p माइनस यहाँ पे देखो एफ ऑफ यू के जगह पे हम नहीं लिख करके सिर्फ f लिखे हैं, तो समझ जाना f का मतलब एफ ऑफ यू ही है। तो p माइनस एफ बाई क्यू माइनस एफ, समझ में आया। इसके जगह क्या लिखा, p माइनस एफ, इसके जगह क्या लिखा, q माइनस एफ, सिंप्लिसिटी के लिए, इज इक्वल टू, जब इसको काटे छाटे तो मिल गया है माइनस एक्स बाई वाई। तो इसको जब आप करोगे तो क्या मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो वाई पी माइनस वाई एफ इज इक्वल टू माइनस एक्स टाइम्स क्यू माइनस एफ, ठीक। फिर करो सिंप्लीफाई, वाई पी माइनस वाई एफ प्लस एक्स क्यू माइनस एक्स एफ इज इक्वल टू 0। फिर वाई पी प्लस एक्स क्यू माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। देखो 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 क्या हुआ यहां पे, क्या कि ये बहुत ही क्रूशियल स्टेप है, बहुत लोग को ये चीज हजम नहीं होगा। तो ध्यान रहे f जो है वो एक आर्बिट्ररी फंक्शन है, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई नहीं है कि हम x इंटू एफ कर दिए हैं तो वगैरह वो चीज, ये फंक्शन है, ठीक है। तो हम f के ब्रैकेट में अंदर में कुछ लिखेंगे, तो प्लीज ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये लिखिए नोट, और ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, लिखो इंपॉर्टेंट स्टेप लिखो, जल्दी हजम नहीं होगा, जल्दी हजम नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, हम बता दे रहे हैं नहीं होगा। बहुत लोग कमेंट भी करेंगे सर कैसे हुआ, जल्दी हजम नहीं होगा। इसके लिए क्या खाना पड़ेगा, इसको आपको खाना पड़ेगा चूरन, ठीक है, हजमोला खा लो। और चूरन हजमोला क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करना। बहुत सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करिए, ऑटोमेटिक यूं पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये वाला स्टेप इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने मार्क कर दिया कि इससे कैसे आया, ठीक है। तो देखो वाई पी कर दिया, एक्स क्यू कर दिया, अब यहां पे माइनस क्या है एफ और एक्स प्लस वाई हो गया, ठीक। ये होने के बाद वाई पी प्लस एक्स क्यू इज इक्वल टू, ये वाला जो चीज है यहां पे, इसको आप f ऑफ एक्स वाई लिखिए, इसको आप f ऑफ एक्स वाई एक्स प्लस वाई लिखिए, एक्स प्लस वाई लिखिए। ये जो आपका f ऑफ एक्स प्लस वाई है ना, इसी को तो बोला गया है z इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई, z इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई। एलिमिनेट हो गया ना। तो f ऑफ एक्स प्लस वाई के जगह पे क्या लिख दिया मैंने, z लिख दिया। वेरी गुड। तो आपका फाइनल इक्वेशन क्या बना है, वाई पी प्लस एक्स क्यू इज इक्वल टू जेड। क्लियर है, वेरी गुड। तो यहां पे क्या सीखा मैंने, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट से हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट, और दूसरा एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी फंक्शन, एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी
फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या माना था, जेड को फंक्शन ऑफ एक्स और वाई था, तो जेड जो था क्या वो किसका फंक्शन था, एफ ऑफ एक्स प्लस इसका था। ओके, तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक, तो बस क्या था ये वाला चीज वगैरह वगैरह एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। नोट कर लो इसको, अगर नहीं किए हो नोट तो कृपया करके इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, ये वाला चीज पे थोड़ा स्ट्रेस देना। क्या किए, दोनों को डिवाइड किए, डिवाइड करने के बाद कैंसिल हुआ, कैंसिल होने के बाद लिखा p माइनस एफ क्यू माइनस एफ इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा वाई पी माइनस वाई एफ और इज इक्वल टू माइनस एक्स टाइम्स क्यू माइनस एफ, फिर सिंप्लीफाई कर दीजिए वाई पी माइनस वाई एफ, फिर प्लस क्यू एक्स लिखा और फिर प्लस एक्स एफ लिखा इज इक्वल टू 0। सो वाई पी प्लस एक्स क्यू माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब ये वाला जो चीज़ है इसी को लिख दिया मैंने क्या, z, तो लिखा है यहाँ पे। ठीक, तो आई होप समझ में आ गया होगा। ये दो तरीके आपको, एक बार एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट और एक बार एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी फंक्शन। प्रॉब्लम्स आप इस तरह से सॉल्व करिएगा, आपको चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाएंगी। मैंने आपको बता दिया अगले लेक्चर में और क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे थोड़ा गौर से। ओके ओके ओके, ठीक ठीक है ठीक है ठीक है। मेरे को थोड़ा सा ये वाला स्ट्रेस और करने दीजिए, मुझे पता है ये हजम नहीं होगा आपको, कैसे आपने ये चीज़ कर दिया है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे ये जो चीज़ नहीं है, ये था आपका, या f, यहाँ से आप f कॉमन ले सकते हो, x प्लस वाई और इसको f इज इक्वल टू 0। ठीक है, f ऑफ नहीं आएगा क्योंकि आप f हिडन है, f ऑफ यहाँ पे हम बताए थे ना, वही मेरे से मिस्टेक हुआ था, सॉरी। यहाँ पे क्या था, f ऑफ u है, तो इस f ऑफ u को ही हम लोग शॉर्ट में f लिखे थे। ठीक है, तो यहाँ पे f लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, ये और कुछ नहीं f ऑफ u है, ये f ऑफ u इज इक्वल टू 0 है। अब ये z आ जाएगा, अब ये z आ जाएगा, ये पूरे को हम लोग z बोले थे। स्टार्टिंग में क्या था, z क्या था, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई टाइम्स एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है ना, ये चीज़ तो था, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को ही हम लोगों ने u माना था, तो इसको हम शॉर्ट में तो ऐसे भी बोल सकते हैं ना, एक्स प्लस वाई टाइम्स एफ। ठीक है, तो यहाँ पे मिस्टेक हुआ था, इसको आप प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा। एफ ऑफ समथिंग ब्रैकेट में हम लोग नहीं रखेंगे, एक्स प्लस वाई अलग रहेगा, मल्टीप्लाइड विद एफ ये रहेगा, तो ये पूरे पोर्शन को जेड बोला गया है, इसीलिए ये वाला चीज है। ठीक है, इसलिए मैंने बोला इसको चूरन और हाजमोला खाना, क्योंकि फंसते हैं पे, ये मेन एरिया है फंसने का, तो इसको आप प्लीज हाईलाइट कर लीजिए, यही है इंपॉर्टेंट। इस पूरे कॉन्सेप्ट का कहीं भी क्वेश्चन अगर आएगा, फंसने का चांसेस रहेगा तो इसी वाले स्टेप में रहेगा, और बाकी सब तो हलवा है, हलवा खीर पनीर पूड़ी वगैरह 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 है। ठीक है, तो ये लेक्चर में हम लोग सीख लिए कंस्ट्रक्शन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। अगले लेक्चर में हम लोग सीखेंगे सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, और आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के तरीके सिखाएंगे। पहले उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे कि कंप्लीट सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन वगैरह वगैरह, कौन से डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए कैसा सॉल्यूशन वगैरह होता है, उसके बाद फिर एक एक करके उसको सॉल्व करने का तरीका सीख हो जाएंगे। आई होप आज के लेक्चर से आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रेम करना आया होगा, कंस्ट्रक्ट करना आया होगा। दो अलग अलग तरीके हैं, एक है बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट, दूसरा बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी फंक्शन। क्लियर है? मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।